नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं एक शराबी हूँ। हाय गोपाल भाई। हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की असीम कृपा है और ऑल कलेक्शन का साथ है और आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अ, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं नवजीवन ग्रुप इंडिया के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपना अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेप्स इन माई रिकवरी, मेरे सुधारणा में कदमों का महत्व। मुझे लगता है कि इसी टॉपिक पर ही दोस्तों मेरा जीवन अब टिकी हुई है। दोस्तों, जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तो ये पता चला कि शराब पीना भी एक बीमारी है। मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट था और हूँ भी अभी भी, मगर कभी नहीं सुना था कि शराब पीना भी एक बीमारी होती है। और ये भी पता चला कि हर शराब पीने वाले शराबी नहीं होते। मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर झांकने लगा तो मैं ऐसे रोग से ग्रसित हो गया था, जिसे डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म यानी मद्यपान का रोग कहते हैं। और ये प्रोग्रेसिव है, ये कभी क्योर नहीं होता है और ये फेटल है, मुझे मार डालेगा ये। और ये रिवर्सिबल भी है, कभी भी डंक मार सकता है अगर मैं प्रोग्राम को अच्छी तरह से काम ना करूं तो। और बिग बुक में भी लिखा है, हम रोज पढ़ते हैं, हाउ इट वर्क्स में पढ़ते हैं, कनिंग बैफलिंग पावरफुल। और ये रोग कभी भी ठीक नहीं होता है, मगर हम बोलते हैं ना, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। लेकिन हम इसको वन डे एट ए टाइम के हिसाब से इसको अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसा मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके सुना और अभी भी महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं टॉपिक में जाने से पहले मैं शराबी कैसे बना और मेरा थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ मैं। दोस्तों, मैं ऐसा माहौल में पैदा हुआ जहाँ शराब दूर दूर तक नहीं थी और मेरे खानदान में मैं पहला आदमी हूँ जिसने शराब पिया और शराबी बन गया। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में सर्विस करते थे और घर गांव में था मेरा। और तीन बहनें जो मेरे से बड़े थे, उन लोगों की शादी हो चुकी थी और माँ कभी गांव में रहती थी और कभी पिताजी के पास इंडिया में भी रहती थी। और स्टैंडर्ड 3 तक मैंने गांव में ही पढ़ा और अचानक मुझे पढ़ने के लिए मेरी बड़ी बहन ने मुझे अपने पास शहर में ले आ गई। और मैं अभी जिस शहर में रहता हूँ वहीं पर मेरी दीदी का भी घर है। और मैं एक गांव का एक सीधा साधा आदमी था और ऑल ऑफ सडन मैं शहर में आ गया। तो शहर में तो सब मेरा जो तौर तरीका था सब चेंज हो गया और सब सब कुछ मुझे नई नई लगने लगी। और सब पुराने दोस्त थे वो भी छूट गए और सब माहौल बदल गई, जो लैंग्वेज बदल गई, जो रहन सहन जो करते हैं शहर में, वो सब कुछ बदल गया मेरा। और अब आके मुझे पता चलता है कि मैं उस वक्त से ही मैं अकेला रह गया था। तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, कभी स्कूल में सेकंड नहीं आया। और स्कूल घर करते करते कब बड़ा हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और मेरी दीदी, सब लोग इंडिया में पढ़े लिखे थे तो वो लोग हिंदी पिक्चर बहुत देखते थे और क्रिकेट भी देखते थे। और मुझे पिक्चर भी दिखाने लाती थी और क्रिकेट और पिक्चर में मैं शौकीन हो गया था और थोड़ा बहुत हिंदी भी सीखने लगा। तो एसएलसी खत्म हो गया और मैं इस कॉलेज में, इंटरमीडिएट कॉलेज में ज्वाइन हुआ और साइंस स्ट्रीम में मैंने बैचलर्स की। और तब तक मेरे जीवन में शराब नहीं आई थी। और मैंने घर में भी वही संस्कार सीखा था कि शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं और ये अच्छी चीज नहीं है। तो वही आइडिया लेके ही मैं पला बड़ा था। और इसी दौरान मेरे पिताजी गुजर गए और सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आ गया। और शहर में भी एक छोटा सा घर खरीदा था हमने और माँ भी बीमार रहती थी और हम दोनों वहीं पर रहने लगा। और
ऐसा करते करते दिन निकल रही थी, और माँ की बीमार होने की वजह से मेरे बड़ी बहन ने मुझे कहा कि तुम शादी करो, कुछ हाथ बटाने के लिए भी तुम्हें भी आसान हो जाएगा। और मैं उस वक्त सिर्फ 20 साल का था और मेरी शादी हो गई। तब तक तो मुझे मेरे हाथ में शराब नहीं आया था। और अ, जब मैं बैचलर्स किया तो मैंने कॉलेज में टॉप किया, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई एक एज अ साइंस टीचर पढ़ाने के लिए। और मेरे प्रोफेसर थी, वो केरला से बिलोंग करती थी, और उसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिलवाया। और एक मिशनरी स्कूल था क्रिश्चियन का, वहाँ करीबन 60-70 किलोमीटर दूर था मेरे शहर से, और गांव में था वो स्कूल। और वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया। और उस वक्त के हिसाब से सैलरी भी बहुत अच्छी थी, और मैंने इधर से ही हाँ कह दिया और मैं वहाँ पर गया। तो सोने के लिए और रूम तो मिला था मुझे स्कूल से, मगर खाने के लिए मुझे खुद अपने आप को बनाना पड़ता था। और एज ए पेइंग गेस्ट मैंने एक छोटा सा होटल था वहाँ पर गांव में, और वहीं पर खाना शुरू कर दिया। और जब मैं रात को खाना जाता था तो वहाँ पर बहुत लोग कोने में बैठ के शराब पीते थे। वहाँ पर जो लोकली जो मेड शराब होती थी वही पीते थे। और जो खाना देती थी वो होटल में वो भाभी जी वो नोक-झोंक करती थी। और मैं ज्यादातर लोगों से बात नहीं करता था, खाना खाता था, कमरे में जाता था, पढ़ता था, जो भी प्रिपरेशन करना था वही करता था। शराब मेरे हाथ में नहीं आई थी उस वक्त तक। तो मैं बहुत पतला, काला था, तो मेरे अंदर ही कुछ ऐसा था कि अगर मैं थोड़ा मोटा हो जाता, दिखने में भी अच्छा देखूं, ये मेरे अंदर थी उस वक्त भी। और वो भाभी जी ने मुझे बताया कि आप इतने पैसे कमाते हैं, आप पैसे खर्च नहीं करते। मैं बोलता कि खर्च तो करता हूँ ना, मैं खाने के पैसे देता हूँ आपको, सिर्फ खाना खाते हैं और कोई ऐसा इंटरटेन कुछ नहीं करते आप, तो कैसे इंटरटेन करें? तो आप शराब कुछ नहीं पीते हैं, दोस्त के साथ भी नहीं बैठते हैं, अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाते हैं, ऐसा ऐसा ही बोलती थी। और उसने बताया कि अगर आप बियर पियेंगे तो थोड़ा मोटा हो जाएंगे। वो मेरे अंदर वो थी। और एक दोस्त था मेरा, वो भी साइंस टीचर था, वो भी पतला था, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि देखते हैं यार, पैसे भी है साथ में, और देखते हैं थोड़ा मोटा हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, क्या है। तो हमने एक बोतल बियर लेके दोनों ने पीना चालू किया। और सचमुच बताया तो मुझे वो टेस्ट अच्छा नहीं लगा, और स्मेल जो था बियर का वो भी अच्छा नहीं लगा था। और जब मैंने पिया तो जो मैंने लोगों को देखा था शराब पीते बिगड़ते हुए, जो परसेप्शन था मेरे में वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया। अरे ये तो अच्छा चीज है यार, मैं तो बात कर सकता हूँ, मिक्स हो सकता हूँ सोसाइटी से, पीपल से। तो एक प्रकार का जो भावना मेरे ऊपर आ गया, और हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा करके पीना चालू किया। और पता नहीं कब आधा गिला आधा बोतल से एक बोतल हो गया, और एक बोतल से दो हो गया, पता नहीं। तो एक साल तक हमने ऐसे ऐसे ही करके थोड़ा बहुत पिया। और कोई परेशानी नहीं थी, हम लोग पीते थे और सुबह अपना काम करते थे, कोई परेशानी नहीं थी। एज अ सोशल ड्रिंकर ही मैं शराब पी रहा था उस वक्त। तो उसके बाद मैं कैपिटल गया काठमांडू मास्टर्स करने के लिए, और वहाँ भी नहीं पीता था। और मुझे किताब पढ़ने की बहुत शौक थी, और जो भी टेक्स्ट बुक था और जो भी स्पिरिचुअल बुक, मोटिवेशनल बुक जो भी मिलता था वो मैं पढ़ता था। और अच्छा ही चल रहा था। तो मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, और उसके बाद एक सर्विस कमीशन में मैंने एग्ज़ाम दिया, और मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिला परमानेंट पोस्ट पर लेक्चरर की। तो मैं अपने ही सिटी में पोस्टिंग करके मैं अपनी सिटी में आ गया, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा। और मेरे साथ पैसे आने लगा, और दोस्त भी बढ़ने लगे, और कोई परेशानी नहीं थी, जेब में पैसे थे। और उस वक्त बहुत कोचिंग ट्यूशन क्लासेस भी चलते थे इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के। तो वो भी मैं पढ़ाई में अव्वल था, टीचिंग करने में भी अव्वल था, तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिल गया। और ऐसा हो गया कि मेरे पास इतने पैसे आ गया कि जो मैंने कभी कल्पना ही नहीं किया था। तो जब 5-6 शाम को हो जाता था तो दोस्त से मिलना, महफिल जमना ऐसा चालू हो गया। और कब मेरा शराब पीना नॉर्मल हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो दोस्तों उसके बाद
2005 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूनिवर्सिटी की तरफ से ही बाहर पढ़ने के लिए। और मैं बाहर पढ़ने के लिए गया। और ऐसा देश में गया वहाँ पर पानी से भी सस्ती शराब मिलती थी, और वो सोशल ड्रिंक था शराब। क्योंकि वहाँ पर मैंने ऐसे कोई भी लोग ऐसा नहीं देखा कि जो शराब ना पिया हो। सब पीने वाले थे। और एक तो रिसर्च का प्रेशर था, और सब कुछ कैसे शराब बढ़ता गया पता ही नहीं चला। और 2010 में मैं नेपाल आया। और नेपाल में जब आया तो मैं तो फुल ब्लोन अल्कोहलिक बन चुका था। तो यूनिवर्सिटी में लीव पे गया था, रिज्वाइन किया और पढ़ाने लगा। मगर जो मेरा जो एक्टिविटी था वो बदलने लगा, क्योंकि ज़्यादा छुट्टी लेने लगा और बहुत बहाने बनाने लगा मैंने। और ज़्यादातर मैं घर में ही बैठता था, और ऐसे ही कुछ नहीं करता था, ऐसे ही बैठता था, और जो भी ड्यूटी होता था वो छोटा मोटा निभा के फिर घर आ जाता था। ऐसा ही करके 2014 तक मैं नेपाल में ही था। और 2014 में मुझे एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गया एज अ विजिटिंग प्रोफेसर इन द अब्रॉड। तो 2014 टू 2018 मुझे मेरे पास इतने पैसे आए, तो जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और उसके साथ मेरा शराब पीना भी बढ़ गया। और कभी कभार पीने वाला मैं कब हफ्ते में आ गया, कब हफ्ते में 2-3 बार आ गया, कब शाम को आ गया, कब सुबह पीने लगा मुझे पता ही नहीं चला। तो 2018 में जब नेपाल आया था तो मैं वो गोपाल नहीं था जो जो भोला भाला जो एक गांव से आया था, वो वाला नहीं था मैं। तो मैं ज़्यादातर करीबन 8-9 साल में अब्रॉड बैठने की वजह से मेरे फैमिली को भी इतना मेरा जो सफरिंग था उसको पता नहीं था उन लोगों को। जब नेपाल में आया 2018 में तो उन लोगों ने देखा है, क्योंकि जब भी मैं सुबह उठता था तो शरीर हाथ पाँव इतना काम जाता था कि बिना शराब तो मैं कोई भी नॉर्मल वर्क भी करने के वो लायक नहीं बचा था मैं। और बेबी भी परेशान थी, और जो भी मेरे अपने दोस्त थे वो पहले बहुत क्लोज थे, वो दूर दूर भागने लगे। और मैं करीबन अकेला ही रह गया 2018 में। तो मैंने भी बहुत बार शराब छोड़ने की प्रयत्न किया था। कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन। अगर कोई लफड़ा हो गया तो 2-3 दिन, 2-3 महीने भी शराब से दूर था। मगर उस वक्त मैं वो गिनता था मैं, अरे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब तो मैं मैनेज करके पी सकता हूँ। यही सोच सोच कर ये साइकिल तो मेरा बहुत साल तक चला। और मुझे फैमिली वालों ने मुझे सेंटर भेज दिया, और वहाँ पर मैं रहा। और वहाँ से जब मैं बाहर निकला तो बहुत खुन्नस थी परिवार के ऊपर। मुझे डाल दिया यहाँ पे ऐसा ऐसा करके, जब मैं निकलूंगा तो तलाक दे दूंगा बीवी को, ऐसा ऐसे ही सोच रहा था। मगर वहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा फीलिंग्स आ गया मैंने मुझे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला वहाँ पर। तो मैंने अपने आप को सोचने लगा कि अरे मैं तो ऐसे जगह में आने वाला है आदमी तो है ही नहीं, मैं ये कहाँ आ गया मैं। थोड़ा बहुत अपनी थोड़ा सोचा। और उस वक्त मैं जिस सिटी में बैठता हूँ रहता हूँ वहाँ पर कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई मीटिंग भी नहीं था। और मैं थोड़ा बहुत वही एक पैरेलल फेलोशिप थी। और उन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप वहाँ पर जाइए, मीटिंग होता है, आप जाइए और आइडेंटिफाई कीजिए आप कौन है, क्या करते हैं, ऐसा ऐसा। तो वहाँ पर मैं गया, 10-15 मीटिंग मैंने अटेंड किया। मगर उस वक्त भी मुझे कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं सिमिलरिटीज नहीं देख रहा था, मैं थोड़ा डिफरेंसेस देख रहा था। क्योंकि बहुत लोग बोलते थे मेरे पढ़ाई खत्म हो गई, मेरा जॉब चला गया, मेरा ऐसा एक्सीडेंट हो गया, मुझे ऐसा डिजीज हो गया, मेरे बीवी से रिलेशंस बिगड़ गया, वो छोड़ के चली गई, बच्चे भी नहीं बोलते। तो ऐसा ऐसा जो शेयरिंग मैंने सुना। और अरे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, जब भी है अभी तक पढ़ा लिखा हूँ, बीवी भी अपने घर पे है, अपना घर है, सब कुछ है मेरा। तो मैं सिमिलरिटीज नहीं डिफरेंसेस देख रहा था। और मैंने
मीटिंग में जाना ही बंद कर दिया। और 5.5 महीने तक मैं ड्राई डॉग स्टेज पे था। और एक दिन अचानक मैंने गाड़ी पार्क करके कुछ सामान खरीदना था, और एक ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में आया कि अरे 5 महीने हो गया, तो थोड़ा आज बीवी भी 5 बजे आएगी घर में। तो अब अभी 12 बजा है, तो एक दो पैक लेके घर में जाऊंगा, ब्रश ऐसा ऐसा करके टीवी ऑन करके मैं बैठूंगा घर में, कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अब आके मुझे पता चलता है कि ये डिजीज कितना कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल है। क्योंकि मुझे सुबह कुछ ऐसा मेरा सोच में नहीं था, और ऑल ऑफ सडन ऐसा दिमाग में आ गया कि तुम मैनेज करके पी सकते हो, मैनेज करके पी सकते हो, ऐसा ऐसा करके। तो मैंने सोचा कि अच्छा सा शराब पी लेता हूँ। पैसे भी था जेब में, तो एक बार में गया, वहाँ मैंने शराब मंगवाई और एक पैक लिया, तो बहुत अच्छा लगा। अरे अब तो मैं मैनेज करके पी सकता हूँ। कुछ भी नहीं हुआ मुझे एक पैक से। तो दूसरा पैक मैंने फिर मंगवाया, और दूसरा पैक जब मैंने पिया था, तो ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में आई कि एक दोस्त को कॉल करता हूँ यहाँ से। तो एक दोस्त था जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिला था, उसको मैंने बोला कि तुम कहाँ हो भाई? अरे मैं घर में हूँ, बीवी बंद करके गई है, अगर आप आ जाएंगे तो मैं बाहर निकल सकता हूँ, ऐसा बोला। और मैं गाड़ी स्टार्ट करके उसके घर में गया, और थोड़ा बहुत हम हिल स्टेशन पे घूमने लगे। और वो बोल रहा था कि मैं शराब पीऊंगा। मैंने मैंने बोला कि अरे नहीं यार, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं इतना डिसऑनेस्ट था कि मैंने 2 पैक पहले ही पी चुका था वहाँ पे। तो उसने एक क्वार्टर मंगवाया और पीने लगा, और 1.5 क्वार्टर जब पिया था तो उसे शराब लगा। तो मेरे दिमाग में आया कि आधा क्वार्टर बाकी है, मैं ये पी लूंगा, और उसके बाद इसको घर पहुंचा दूंगा, और मैं घर में जाके बैठ लूंगा। तो जो आधा क्वार्टर बाकी था जो मैंने पिया, उसके बाद मुझे पता नहीं मैंने कितनी क्वार्टर मंगवाई, मैं गाड़ी वहां से पेमेंट किया या नहीं, और मैं वो हिल स्टेशन से मैं नीचे कैसे उतरा, कुछ पता नहीं। मुझे इतना ही पता चला कि मैं पुलिस स्टेशन में था, और मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, और मैंने किसी को ठोक दिया था। वो था 2019 जुलाई 24, जो मेरे सोबराइटी डेट के पहले दिन था। तो दोस्तों, और वो दिन है, और आज का दिन है, मैं शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ। और मैं इतना बैकग्राउंड क्यों क्यों कर रहा हूँ कि अ, कितना कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल है ये शराब पीना। और ये आज आके मुझे पता चलता है। तो उसके बाद मैं दूसरे फेलोशिप में जाना चालू किया, और वहाँ पर सुनने लगा। और हम लोग के दोस्त थे, उनमें भी शराब पीने वाले दोस्त थे, और हम के कोई दोस्त मिलके, अरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग अगर हो जाए तो अच्छा होगा। तो भगवान की कृपा हुई दोस्तों, और 2020 दिसंबर में अल्कोहलिक्स एनोनिमस पोखरा नेपाल होम ग्रुप स्टैब्लिश हुआ। और वहीं पे मैं अभी भी सर्विस कर रहा हूँ, जो भी मेरे अपने हिसाब से बनता हूँ, अ, वही कर रहा हूँ। अब मैं अपनी खुद मुद्दा पे आता हूँ, जो टॉपिक मुझे दे गया है। क्योंकि मैं मीटिंग में गया, और मीटिंग में शेयरिंग सुना, सफरिंग के बारे में सुना, वो अच्छा लगता था। मगर जो ओल्ड टाइमर बोलते थे, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे आके पता चला कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है। शराब पीना तो एक लक्षण था मेरा, और यहीं आगे मुझे पता चला कि अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। सो मुझे इज्म की बीमारी है। और बिग बुक में अगर हम पढ़े तो पेज नंबर 64 में भी अच्छी तरह से दिया है, और लिक्वर वाज बट अ सिम्टम, सो वी हैड टू गेट डाउन टू कॉजेज एंड कंडीशंस। हमारी शराब एक लक्षण थी, इसलिए हमें इसके कारणों और परिस्थितियों की तह तक जाना था। तो वहाँ पर 12 स्टेप्स प्रोग्राम बोलते थे, स्पॉन्सर बोलते थे, 12 ट्रेडिशंस बोलते थे, 12 कंसेप्ट बोलते थे, और स्पॉन्सर लेना होगा आपको, 12 कदम पे काम करना होगा, यही बोलते थे। अगर मेरे पहले पहले जब मैं रिकवरी में था, तो अरे शराब तो छूट गई, आप काहे के 12 स्टेप्स, काहे के 12 ट्रेडिशंस, वही सोच रहा था। मगर कंडीशनली बहुत लोग स्टेप्स पे शेयरिंग करते थे, तो मेरे भी मन होते थे, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा था, मैं तो अपना सेल्फ व्हील चलाना चाहता था उस वक्त भी। तो अरे 12 स्टेप्स करना चाहिए, उसके बाद शेयरिंग होगा।
ये कोई नॉलेज का प्रोग्राम तो है ही नहीं, ये तो एक्सपीरियंस सिस्टम था इन हुक का, यही बोलते थे। तो मैं स्टेप्स पे शेयर कर नहीं पाता था पहले। तो मैं स्पॉन्सर भी नहीं लेना चाहता था और स्टेप्स भी करना नहीं चाहता था। मगर जब जब मैं मीटिंग में आया और वर्ल्ड टाइमर के शेयरिंग सुना, तब मुझे थोड़ा बहुत अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है, ये कैसे असर करती है, ये कैसे काम करती है, वो पता चला। और यहाँ पर थ्री फोल्ड डिजीज बताया गया है दोस्तों: मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी एंड इमोशनली सिक, इमोशनल void। सो जब भी मुझे शराब पीने की लालसा होती है तो मानव कोई भी मानवीय शक्ति रोक नहीं सकती। वो मैंने महसूस किया था बहुत बार। मैंने महसूस किया था। और फिजिकल एलर्जी के बारे में भी पता चला, क्योंकि मैं सिर्फ एक दो पैक शराब पीने के लिए जाता हूँ मगर डूब के घर आता हूँ। तो जब मैं थोड़ा बहुत शराब पी लेता हूँ तो मेरा शरीर शराब मांगती है, और मैं कितना पीता हूँ उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। उसको फिजिकल एलर्जी बोलते हैं। यहीं आके पता चला वो मुझे हुआ था वो, क्योंकि मैं थोड़ा ही शराब पीने के लिए जाता था मगर मैं कितना फिगर आता हूँ वो पता ही नहीं चलता था। और यहाँ आके पता चला दोस्तों, आई एम नॉट ओनली इमोशनली वीक पर्सन, आई एम इमोशनली सिक। ये भावना की बीमारी है ये सब कुछ। जब मैंने शेयरिंग सुना सुना और मुझे किंतु परंतु ना करते हुए मुझे भी स्पॉन्सर लेना पड़ा। और मैं तो इगोइस्टिक पर्सनालिटी का आदमी हूँ। मुझे जो पता है वो तो दुनिया की किसी को भी पता नहीं। इगोइस्टिक पर्सनालिटी का था। और पहले तो यही सोचता था कि पहले मैं 12 स्टेप्स जो प्रोग्राम दिया गया है वो उसको जान लूं और उसके बाद मैं स्टेप्स करूं। तो एक वर्ल्ड टाइमर के शेयरिंग मैंने सुना और उसने कहा कि ये प्रोग्राम सीख के करने की नहीं है, ये करके फीलिंग्स जो आता है, जो महसूस होती है, तब तुझे हमको पता चलता है कि 12 स्टेप प्रोग्राम क्या है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कार्यक्रम है। आध्यात्मिक कार्यक्रम दिखाई नहीं देती, ये हमको महसूस होती है। जैसे कि नमक नमकीन होती है वो तो मुझे पता है, मगर जब मैं नमक चखता हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि नमकीन क्या होती है। ऐसा ऐसा शेयरिंग सुन सुन के मैंने भी स्पॉन्सर ले लिया। और स्पॉन्सर से मिलके मैंने पहले भी मैंने बिग बुक पढ़ी थी, मगर वो नोवेल की तरह ही पढ़ा था। और कुछ ऐसा नहीं थी कि मुझे सब कुछ आ गया था, वैसा नहीं था। और स्पॉन्सर से मिलके मैंने कदम पे काम करना चालू किया। और मैं तो एक साइंस का स्टूडेंट था। मैं तो अभी भी वही सोचता हूँ कि मैं तो परफेक्शन में बिलीव करता हूँ। तो थोड़ा बहुत बिग बुक को मैंने देखा। वहाँ पर प्रथम प्रस्तावना संस्करण की प्रस्तावना देखा, दूसरी तीसरी चौथी देखा, उसके बाद बिल की कहानी देखा, उसके बाद इसका समाधान है देखा। और मुझे एक अजीब वहां पर क्या लगा कि शराब के बारे में और कुछ जानकारी, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म वहां पर टॉपिक देखा। मैंने पहले तो यही सोचा था कि अरे देर इज अ सोल्यूशन पहले आ गया और उसके बाद मोर अबाउट अल्कोहलिज्म क्यों, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म के बाद देर इज अ सोल्यूशन आना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा था। मगर जब मैंने स्टेप्स करना चालू किया और बिग बुक का थॉरोली स्टडी किया तो अरे समाधान तो है। मगर मैं ऐसा शराबी हूँ कि मैं तो जस्टिफाई करता हूँ ना मैं अपने आप को, अभी भी ठीक हूँ, अभी भी ठीक हूँ, अभी भी ठीक हूँ। तो मुझे मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में शराब मुझे कितनी हद तक कहाँ तक ले जा सकती है उसके बारे में भी मुझे सब कुछ मुझे मैंने आइडेंटिफाई किया अपने आप को और स्टेप्स चालू किया। और जब मैंने पहले स्टेप देखा तो पहले स्टेप में हमने माना कि हम शराब के सामने शक्तिहीन थे, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। यहाँ पर तीन चीज मैंने देखा। पहले तो एडमिशन की स्टेप्स है, एक्सेप्टेंस है, पावरलेसनेस, अनमैनेजेबिलिटी। पहले तो यही था कि अगर मैं मर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि साइकेट्रिक्स ने भी कोई सॉल्यूशन नहीं दिया था,
और जो भी वैद्य था, जो भी कबीराज था, किसी ने भी मुझे सोल्यूशन नहीं दिया था। मगर वन डे एट ए टाइम के हिसाब से जब मैं प्रोग्राम में आया तो मेरा शराब वन डे एट ए टाइम के हिसाब से छूट गया था। तो मैंने पहले तो कंडीशनली एक्सेप्ट किया था कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, पावरलेस हूँ। मैंने अनमैनेजेबिलिटी को मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था पहले, क्योंकि क्या, सब कुछ तो ठीक है, पढ़ा लिखा हूँ, जॉब है, बीवी छोड़कर नहीं गई है, घर भी है, थोड़ा बैंक बैलेंस भी, सब कुछ है। मैं तो मैनेज हूँ। अगर मैं शराब को थोड़ा मैनेज करके पी सकता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा थोड़ा रिजर्वेशन पहले थी। मगर जब अनमैनेजेबिलिटी के बारे में शेयरिंग सुना और बिग बुक में भी पढ़ा, पेज नंबर 52 में वहाँ पर पेट कोई क्वेश्चंस दी गई है, और जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं यार, मैं तो ऐसा नहीं कि मैं कपड़े अच्छे पहनने से, बाहर का जो दिखावटी है वो देखने से मैनेजेबिलिटी का कोई चीज़ नहीं है। मेरे अंदर क्या घूमता है, और मैं अपनी भावना को नियंत्रण कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ में ही मैं खुशी हो जाता हूँ, थोड़ी चीज़ में मैं दुख हो जाता हूँ। और ये सब कुछ मुझे थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई होने लगा, और जो कंडीशनली सरेंडर किया था मैंने शराब आकाश शक्ति सिंह हूँ, और मैं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, वो कब अनकंडीशनल हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और मीटिंग में आते आते, बिग बुक पढ़ते पढ़ते, और स्पॉन्सर की मदद से, लिटरेचर की मदद से मैंने पहला स्टेप कब ले लिया मुझे पता ही नहीं चला। और बहुत शेरर बोलते हैं, और डेली रिफ्लेक्शंस जनवरी 11 में भी लिखा है कि हमें पहला स्टेप्स हमें 100% लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो शराब छोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जो मेरा इज्म का बीमारी है इनसाइड मी, उस पर मुझे काम करना पड़ता, भावनात्मक जो इमोशनल एस्पेक्ट्स है उस पर मुझे काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने स्टेप्स करना चालू किया, और स्पॉन्सर की मदद से, और जब भी मीटिंग में आया और शेयरिंग सुना, लिटरेचर पढ़ा, तो हायर पावर पर मुझे कोई थोड़ा, पहले तो मैं जब सेरेनिटी प्रेयर करता था, गॉड, उसी पे मुझे प्रॉब्लम था। मगर कब वो मेरा अनेस्टी जो प्रोग्राम बोलती है, कोई कब कब आ गया पता नहीं। और मैंने भी, कोई ऐसा तो है, कोई थोड़ा एनर्जी ऐसा तो है ना जो मेरा शराब बंद कर रहा है, और जो भी मेरा चित्त शांति था वो थोड़ा बहुत बेटर हो रहा है अभी। तो थोड़ा होप आ गया मुझे शेयरिंग सुनते सुनते और मीटिंग में आते आते। और थर्ड स्टेप लेने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि हमने अपनी मर्जी और जीवन को ईश्वर जैसा भी हम उन्हें मानते हैं, समझते हैं, कि रेख में देने का निर्णय लिया। क्योंकि मैं कैसे मेरा सब कुछ मैं किसी का हवाले कर सकता हूँ, क्योंकि वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर will and our lives over to the care of God as we understood him। मगर एक शेयरर ने को शेयरिंग मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अरे क्या क्या मांगी था तुम्हारे पास, तुम तो मरने वाले थे, आज नहीं तो कल जरूर मर जाते थे, तेरे पास क्या बची थी, अब तुम्हारा तुम्हारा लाइफ बचा है, और जो लाइफ बचा है वो भी कोई ईश्वर की कृपा है, उस पर सौंप देने में तुम्हें क्या बुराई है। तो बहुत कुछ स्पॉन्सर से भी बात हुई इस स्टेप्स के बारे में, और मुझे भी अच्छा ही लगा, क्योंकि हम जब बच्चे को पकड़ते हैं तो बच्चे बहुत मस्त से मार्केट में घूमता है, अगर बच्चा छूट जाएगा तो वो तो गुम हो जाएगा। तो मैं भी अपना जो स्टेयरिंग था गाड़ी का वो मैंने गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग को दे दिया, और मैं सीट में बैठने लगा। तो थर्ड स्टेप मैंने ऐसा करके मैंने लिया, और अब इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना सब कुछ लोग है, इतने लोग है, इतना कंट्री है, इतना देश है, उसके सिटी के अंदर में मैं एक गांव में हूँ, गांव के अंदर एक घर है, घर के अंदर एक कमरे में, कमरे के टेबल में, चेयर में बैठा हूँ। मैं क्या हूँ?
कोई तो है जिसने ये पैदा किया। हाँ, मैं सब सब कुछ उसी के हवाले कर देता हूँ, और मैं अपने मैं सेंटर में रहना नहीं चाहता हूँ। अब तो जो भी स्क्रिप्ट देगा गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, उसी को मैं पढ़ूंगा। तो बहुत आसान हुआ मुझे थर्ड स्टेप लेने में भी। और जो जो मेरा बिलीफ था सेकंड स्टेप में, कब श्रद्धा में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। मीटिंग की बदौलत, शेयरिंग की बदौलत, और लिटरेचर से मुझे आपसे आप में मेरा बिलीफ फेथ में चेंज हो गया। और पहले स्टेप बोलता है पावरलेस ओवर अल्कोहल। थर्ड स्टेप मुझे लगता है कि आई एम नॉट ओनली पावरलेस ओवर अल्कोहल, आई एम पावरलेस ओवर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। और जो भी पीपल है, प्लेसेस, थिंग्स, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस है, उसको भी मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, एडमिट करना ही पड़ेगा, सरेंडर करना ही पड़ेगा, तब मैं आगे बढ़ के जा सकता हूँ। थर्ड स्टेप में मैंने ऐसा ही किया। और फोर्थ स्टेप जो हम लोग बोलते हैं ना, हाउस क्लीनिंग के स्टेप्स, और अब मेरा स्पॉन्सर ने आप बिग बुक में रेफरेंस लेके भी कर सकते हैं। और अब तो एक फॉर्मेट आ गया है, और वो फॉर्मेट के माध्यम से भी अपने आप को देखिए, क्योंकि आप परेशानी तो आप बीवी में ढूंढते थे, आप सर्कमस्टेंसेस में, पीपल में, सिचुएशंस में, कंट्री में, लैंग्वेज में, अपनी बॉडी में प्रॉब्लम देखते थे। अब प्रॉब्लम आपके अंदर देखिए, अपने आप को चेक कीजिए। तो आई मेड अ सर्चिंग एंड fearless मोरल इन्वेंटरी ऑफ आवर। तो मैंने रिसेंटमेंट के लिस्ट बनाए, और वहाँ पर मेरा स्पॉन्सर बोला कि आप फियर का भी लिस्ट बनाइए, और जो अनसोशल जो भी लॉस आपका जो है वो उसका भी बनाइए, और आपने किसी का हार्म किया तो उसका भी बनाइए। और यू मेक वन मोर थिंग, तो फाइनेंशियल और जो मनी प्रॉपर्टी का भी इन्वेंटरी लिखी। और उसमें मैंने कॉलम बनाया, और कॉजेज लिखा, कंडीशन, कॉजेज, इफेक्ट लिखा। और अंत में मेरा स्पॉन्सर बोला कि फिफ्थ स्टेप्स के लिए आप द एक्चुअल नेचर ऑफ रॉन्ग, ऑफ योर रॉन्ग, ऑफ माई रॉन्ग, वो फिफ्थ स्टेप में डिस्कस करेंगे। और मैंने जब फोर्थ स्टेप लेने में मुझे बहुत टाइम लगा। और मैंने रिसेंटमेंट लिस्ट बनाए दोस्तों, कौन से लोग से मेरा रिसेंटमेंट था, और इंस्टीट्यूशंस पे कोई भी सिद्धांत, कोई विचार हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें बनाया। और जब मैंने फिफ्थ स्टेप लिया तो अ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास इतनी चीज अंदर चुस चुस कर भरी हुई थी, वो मुझे पता ही नहीं चला था। तो वो मेरा स्पॉन्सर, मेरा एक ट्रस्टेड जो था, उस उससे मैंने इस फिफ्थ स्टेप लिया। और फिफ्थ स्टेप में आके मुझे पता चला कि जो भी रिसेंटमेंट था, खुन्नस था, जो भी फियर, लस्ट जो भी था, वो मैंने खुद अपने आप क्रिएट किया था वो। और बहुत कुछ मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट भी मैंने वहां पर देखा। और कभी मैंने अपने आप को कभी नहीं देखा था मैंने। तो मेरा सेल्फिश एंड सेल्फ सीकिंग नेचर भी थोड़ा बहुत देखने लगा मुझे। और बहुत चीज में मैं सोचता था कि मैं तो बेईमान नहीं हूँ, मैं डिसऑनेस्ट नहीं हूँ। नहीं, डिसऑनेस्टी भी मेरा देखा, और फियर भी देखा। और जो भी मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट था, ग्रीड था, इनकंसिडरेट था मैं, वो भी देखा मैंने। मेरा प्राइड, एंगर जो था, जो भी हम वो सब सब कुछ आने लगा। और मैं तो हैरान रह गया यार। मैं यही सोचता था कि मैं तो अच्छा आदमी हूँ, अगर शराब दूर हो जाएगा तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, वहाँ आके फिफ्थ स्टेप में आके मैंने सब कुछ बताया, तो थोड़ा ईमानदारी भी आने लगा मुझे। प्रोग्राम बोलते हैं ना, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस। और फिफ्थ स्टेप तक मेरा प्रॉब्लम क्या था वो मैंने देख लिया। और सिक्स एंड सेवन स्टेप्स, सिक्स स्टेप से मेरा जो बीमारी थी, मेरा भावनात्मक रूप से मैं जो इमोशनली सिक पर्सन, उसका ट्रीटमेंट मेरा सिक्स स्टेप से चालू हुआ। और मैं तो कोई भी मानवीय शक्ति, तो जो मेरा प्रॉब्लम था वो तो दूर कर नहीं सकती।
तो उसके लिए भी मुझे हम पूरी तरह तैयार हुए कि ईश्वर हमारे चरित्र के ये सभी दोष दूर कर दे। और विलिंगनेस भी आ गया। और मैं इंटायरली रेडी तो नहीं बोल सकता मैं, मगर रेडी हुआ मैंने। और जो भी मेरा प्रॉब्लम था वो मैंने देखा थोड़ा बहुत। और उसके लिए भी मैंने प्रार्थना की। और एक इगोइस्टिक पर्सनालिटी का आदमी था मैं तो यही सोचता था कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं तो गलत कभी नहीं कर सकता था। तो मैंने उन व्यक्तियों की भी सूची बनाई दोस्तों, जिसको मैंने फाइनेंशियली हम पहुंचाई थी। और जो भी मोरली और जो भी चीज़ों से मैंने हानि पहुंचाई थी उसका लिस्ट भी बनाया। और पहले तो मेरे पिताजी आए थे रिसेंटली लिस्ट में सबसे पहले। मैं तो यही सोचता था ना, मेरे पिताजी इंडिया में रहते हैं, मैं नेपाल में हूँ। वो अगर वो चाहते थे तो इंडिया में मुझे पढ़ा सकते थे, आर्मी आर्मी स्कूल में। मैं इससे भी बड़ा आदमी बन सकता था। तो मैंने अपने आप को देखा। और बहुत कुछ आइडेंटिफाई हुआ कि अगर पिताजी नहीं होते थे तो गांव से शहर भी नहीं ले जाते थे। और जो भी मैं अभी हूँ उन्हों की देन हूँ। और मैंने, वो तो पिताजी तो गुजर चुके थे, तो मैंने इनडायरेक्टली अमेंस किया। और माता जी का भी किया। और जो भी था वो लिस्ट में अभी भी बहुत लोग हैं, उन लोगों को मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। और जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं अमेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इससे जब मैंने अमेंस किया तो जो लोग से मैंने मिला वो लोग तो भूल गए थे वो चीज। और इतना प्यार से उन लोगों ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे आदमी, शराब पीते थे, मगर अब अच्छे हो गए। इतने प्यार से मुझे एक्सेप्ट किया। एक ब्रदरली लव बोलते हैं वो, ऐसा ही मैंने फीलिंग किया। और थोड़ा जस्टिस भी हो गया। मैंने जिसको हानि पहुंचाई थी उन लोगों को थोड़ा बहुत मैंने, अभी भी बहुत लोग बाकी है उनमें, कर रहा हूँ ये। तो छोटी छोटी पैसे थी वो भी मैंने उन लोगों को दे दिया। और मुझे बहुत हल्का महसूस हुई। और ऐसा करके थोड़ा बहुत मैंने अपने आप को जान लिया। और 10 स्टेप बोलता है ना, परसिवेरेंस के स्टेप बोलते हैं, लगनशील। जो भी 9 स्टेप तक मैंने जो भी किया उनको तो मैं रेगुलर करना पड़ेगा मुझे। तो वही जब सोने से पहले लिखता नहीं हूँ ज्यादातर। जो भी बिग प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं लिखता हूँ। नहीं तो मैं 9th स्टेप का जो 10th स्टेप है जिसमें मैं थोड़ा बहुत दिन के थोड़ा बहुत इन्वेंटरी ले लेता हूँ। मैं किसी से नाराज तो नहीं हुआ, कोई स्वार्थी तो नहीं हुआ, मैं कोई बेईमानी काम तो नहीं किया, किसी से मैं डर तो नहीं गया, और मेरे कारण से कोई डरा तो नहीं, जिससे भी क्षमा मांगनी थी मांगा या नहीं, और किसी से कुछ बात छुपाया नहीं। ऐसा ऐसा चीज थोड़ा बहुत मैं अपने आप को सोने से पहले देखता हूँ। और सोने से पहले मेरे समझदार की ईश्वर को मैं यही मांगता हूँ कि आज शराब नहीं पी और आज का दिन बहुत अच्छा गया। यही करके मैं सो जाता हूँ। तो दोस्तों, और प्रेयर और मेडिटेशन जो 11 स्टेप बोलती है वो, मुझे तो पहले तो प्रेयर और मेडिटेशन पर भरोसा ही नहीं था। मगर जब मैंने सेरेनिटी प्रेयर करना चालू किया, और अभी तो मैं सेरेनिटी प्रेयर में ही 12 स्टेप्स देखता हूँ। क्योंकि जो चीज़ मैं बदल नहीं सकता उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जो बदल सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ भगवान के हवाला कर दिया, इसका मतलब सब मेरा भगवान ही करेगा, वो ऐसा भी नहीं है। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ एक्शन, करना तो मुझे ही पड़ेगा। और थोड़ा बहुत पेशेंस एंड टॉलरेंस भी अभी आ गया है। और जो गुस्सा था वो भी थोड़ा कम होने लग गया। और मैं पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में होम ग्रुप में सर्विस देता था। और उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, पेशेंस एंड टॉलरेंस वहीं से। क्योंकि हम लोग को मेंबर बहुत कम है, और पहले तो यही सोचता था कि कैसे लोग बढ़ाएं, ऐसा ऐसा करें, आना जाना लगा रहेगा, ऐसा तो वो चल रहा है। मगर अभी थोड़ा बहुत फेलोशिप बढ़ गया है। और जो भी बाहर से भी दोस्त आते हैं वो लोग भी मीटिंग ढूंढ ढूंढ के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा बहुत जो भी बनता है मैं सर्विस कर रहा हूँ अभी। और
जो मुझे अपने आप को जब मैंने देखा, और जो मेरा अगर मैं बोलूँ तो मेरा देखने की नजरिया थोड़ा बहुत चेंज हो गया। और जो मुझे जो प्रोग्राम बोलती है ना, द लिविंग लाइफ इज इन लाइफ स्टॉर्म्स, वो अभी मैं कुछ फीलिंग कर सकता हूँ अभी। और जो मेरा जीने की जो पुरानी जो आइडिया था वो थोड़ा बहुत चेंज होने लगा। और हाँ, अब दोस्तों में भी रुचि रखता हूँ, और जो भी बनता है ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। और जो फियर था वो अपने ही खुद क्रिएट किया था, वो भी पता चला इस प्रोग्राम की मदद से। और थोड़ा भोपाइन करीब भी आ गया। और जो भी मिलता है, जो भी अनुभव होता है, और जो भी लिटरेचर मेरे पास होता है, जो भी सब कुछ कुछ भी होता है, वो मैं बांटने की कोशिश करता हूँ। और थोड़ा रिलेशनशिप भी अब अच्छा होने लगे घर में। और बच्चे भी पहले भागते थे, अब तो एक ही साथ खाना खाते हैं और वेट करते हैं अगर मैं देर हो गया तो थोड़ा बहुत पेशेंस एंड टॉलरेंस भी मुझे लगता है थोड़ा आ गया। और वो फॉरगिवनेस तो मेरे पास था ही नहीं, वो भी आ गया थोड़ा बहुत। और लव एम्पैथी थोड़ा बहुत वो भी आने लगा है। अब और अगर ओवरऑल मैं बोलूँ तो 12 स्टेप प्रोग्राम ने मुझे जो दिया है वो मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जो भी रिलीजियस बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, सब कुछ पढ़ा था मैंने। मगर जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बिग बुक और स्पॉन्सर और आप लोगों की शेयरिंग से मुझे जो लाभ हुई, वो 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 किसी भी चीज से मुझे लाभ नहीं हुआ। वो मैं ईमानदारी से मैं बोल सकता हूँ। और जो जो मेरा आई एम डिफरेंट वाला पर्सनालिटी था, वो थोड़ा बहुत चेंज होने लगा। और मुझे ये मालूम हो गया कि मेरे जैसे लोग ये वर्ल्ड में बहुत लोग होते हैं, जिनके जिसको डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म होती है। और वो प्रोग्राम की मदद से वन डे एट ए टाइम के हिसाब से वो भी जो नॉर्मल लोग बिताते हैं, इसी तरह से वो भी अपने जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। और जो मेरा डिजीज ऑफ सेल्फ जस्टिफिकेशन था, मैं जो भी मैं बोलता था तो मेरा ही चीज सही है, और जो भी दूसरे बोल रहा है वो रॉन्ग है, वो वो चीज हट गया है अभी। और मेरा जो ईगो था, इगोइस्टिक पर्सनालिटीज, वो भी मुझे अपने आप को और दूसरे लोग भी बताते हैं कि आप बदल गए। तो बदल तो गया हूँ, मगर ऐसा बदल बदल का मतलब नहीं है कि मैं बुरा बन गया हूँ। और करीबन 4 साल होने को लगा है। जो पहले मैं जीता था और अब मैं जी रहा हूँ, उसमें बहुत कुछ फर्क होता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं जिंदा हूँ और होश में हूँ। और जो भी बात करता हूँ, जो भी होश हवास में करता हूँ। क्योंकि पहले तो सफरिंग के टाइम में तो मैंने ब्लैकआउट में मैंने किसको क्या कह दिया, क्या बोला, जेब में कितने पैसे थे वो कहाँ गया, फियर रहती थी एक प्रकार की, फाइनेंशियल फियर भी रहती थी। और किसको क्या बोल दिया, क्या हो गया, सब कुछ सब फ्रंट मेरा बर्बाद हो गया था। क्योंकि पढ़ा लिखा था, सोसाइटी में सब लोग जानते थे, मगर मेरा एक धब्बा लग गया था, अरे इतना पढ़ा लिखा आदमी है मगर शराबी है। अब जो भी मिलते हैं सोसाइटी में, जो भी मिलते हैं, तो उन लोग का नजरिया भी थोड़ा बहुत मेरे ऊपर चेंज हो गया है। और सब लोग प्यार से ही देखते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये सब चीज मेरे स्पॉन्सर और आप लोगों की शेयरिंग से, और जो लिटरेचर मुझे मिला, स्पेशली हम लोग बिग बुक बोलते हैं, उससे मिला। और मुझे एक ताजुब ये हुई कि बिग बुक में ऑल टुगेदर 11 टॉपिक्स दिए गए हैं। हम लोग बोलते हैं ना, 164 पेजेस, 11 टॉपिक्स में चैप्टर नंबर 3 तक पूरा मेरा प्रॉब्लम के बारे में लिखा है वहां पर। क्योंकि एक शराबी, मेरे जैसे शराबी को एडमिट करने में बहुत देर लगती है। जब हम फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन देखते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ एडिशन, डॉक्टर्स ओपिनियन देखते हैं, बिल्स स्टोरी देखते हैं, देयर इज अ सॉल्यूशन मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, यहाँ तक मेरा जो अनुभव है, मेरा प्रॉब्लम क्या था, उसका सॉल्यूशन मैंने मेरी
सर के साथ मिलके बिग बुक पढ़ के मुझे यहाँ पर मिल गया। और चैप्टर नंबर 4 जो वो एग्नोस्टिक था, वो स्टेप्स 2 में मुझे बहुत कुछ मुझे मदद करी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, मैं एग्नोस्टिक था, एथिस्ट था, थिस्ट था, कुछ पता नहीं था। अब मुझे पता चला कि हाँ भाई मैं तो एग्नोस्टिक ही था। और हम लोग रोज पढ़ते हैं हाउ इट वर्क्स, ये कैसे असर करता है। स्टेप 3 और 4 में के लिए मुझे हाउ इट वर्क्स ने मुझे हेल्प किया, और रिश्वन सर की मदद से। और जब हम चैप्टर 6 पढ़ते हैं, इंटू एक्शंस पढ़ते हैं, तो 5 से 11 तक अ, उसी में है जो मैंने अनुभव किया है। और जो बाकी के जो चैप्टर से 11 तक, वो 12 स्टेप्स के लिए लिखे गए हैं। और ओवरऑल ओवरऑल देखें तो 186 पेज, अगर हम फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन टू फोर्थ एडिशन तक देखें तो 164 प्लस सम मोर पेजेस, 186 पेजेस देखें तो उसमें 66 पेजेस यानी 34% स्टेप 1 पर लिखी गई है बिग बुक में। तो 34% इतना क्योंकि पहला स्टेप इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं शराब नहीं छोड़ूंगा और स्टेप्स करना करूंगा, ऐसा सोचूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि स्टेप्स करने के लिए मुझे शराब के जहरीले गुट से दूर होना ही पड़ेगा। तो डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म पर 66 पेजेस है बिग बुक में, और 25% दिया है स्टेप्स 2 से 11 तक, और 41% 75 पेजेस स्टेप्स 12 की। तो इसका मतलब ये जो डेटा मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये है कि एक शराबी, वो कवर में उसके पैर लटके होती है, मगर वो एडमिट नहीं करता, क्योंकि एडमिशन के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए इतना ज़्यादा पेजेस को फाउंडर बिल डब्ल्यू साहब ने लिखा है। तो अगर अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो 12 स्टेप्स प्रोग्राम मेरे लिए मेरा मेरा लाइफ है, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं जो भी एक्शंस करता हूँ, जो भी अपना काम करता हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ, जो भी दोस्तों के साथ रहता हूँ, वर्क प्लेस में रहता हूँ, तो मैं 12 स्टेप्स की मदद से ही मैं काम करूँगा। और ये मेरा एक दिनचर्या बन गया अब तो। अ, तो 12 स्टेप्स प्रोग्राम जब मैंने नहीं लिया था और अब मैंने लिया, उसमें मैंने क्या फर्क पाया कि मेरे हेरने की, देखने के जो आइडिया था वो मेरा चेंज हो गया। और मैंने जो जीवन प्रोग्राम बोलते हैं ना, लिविंग लाइफ इन लाइफ टर्म्स, जीवन कैसे जीते हैं, एक हैप्पी जॉय साइन फ्री लाइफ, पीस ऑफ माइंड क्या होता है, वो थोड़ा बहुत मैं अभी महसूस कर रहा हूँ दोस्तों। अ, जो भी मेरा अनुभव था, मैंने क्या कह दिया मुझे पता नहीं। जो भी मैंने अनुभव लिया है, क्योंकि ये तो स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, ये तो फीलिंग्स से जो मैंने फीलिंग्स किया है, वो मैं वर्ड में तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ। मगर पहले तो जो भी भाई हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो रियल अल्कोहलिक है या नहीं, क्योंकि अगर रियल अल्कोहलिक है तो मेरे अनुभव से यही लगता है कि किंतु परंतु नहीं बचता। बिकॉज रिकवरी का कोई टूल्स है तो ये 12 स्टेप प्रोग्राम है, जो मैंने पहले तो लेने में इनकार किया था। अब तो ये ये मेरा जीवन का एक हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों, जो भी अनुभव था मैंने बता दिया। अगर जो भी अनुभव है वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई स्पीकर, कोई भी ऐसा नहीं हूँ। थैंक यू चेयरपर्सन फॉर लेटिंग मी शेयर, एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बुलाया। धन्यवाद।